अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आगाज़ में बात करेंगे मईशत को लेकर। वही मईशत के जिसको ठीक करने का दावा किया गया था पीडीएम की तरफ से इक़्तिदार में आने से पहले, और यही कहा जा रहा था कि मुल्क को तबाह व बर्बाद कर दिया गया है, और अगर इसी तरीके से मुल्क को चलने दिया गया, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलने दिया गया, तो जो कसर रह गई है, जो कमी रह गई है, वो भी पूरी हो जाएगी और फिर वहां से वापस निकलना, सरवाइव करना और दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमने गुज़श्ता 8 माह में देखा है कि सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मजीद बिगड़ी है। जहां पर हमने बिगड़ने की बात की है, वहीं पर हमारा जो कारोबारी तबका है वो परेशान है। लोगों की तरफ से शिकायत आ रही हैं कि एलसीज ओपन नहीं हो रही हैं। सोयाबीन एसोसिएशन का जो इशू है वो भी सामने आया। फिर इसके अलावा जो बाहर से इमदादी रकम अब तक आई है वो कहाँ आई, कहाँ लगी, क्योंकि वो आती है, निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है और फिर हम मज़ीद इमदादी रकम के इंतज़ार में होते हैं। डॉलर को नीचे आना था, वो 200 से नीचे अभी तक नहीं आया, और ये क्लेम किसी और का नहीं बल्कि खुद इसहाक डार साहब का क्लेम था। फ्यूल प्राइसेस ने नीचे आना था, वो भी इसहाक डार साहब का क्लेम था, वो भी नीचे नहीं आया है। और दूसरी तरफ जब ये कहा जाता है कि हुकूमत ये सब इस वजह से मुश्किलात हैं क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करने का एक ही वाहिद हल है और वो है इलेक्शंस। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाता है कि इंतखाबात की तरफ जाया जाए, तो उस पर पीडीएम का ये कहना है कि इलेक्शंस तो अपने वक्त पर होंगे, बल्कि साथ साथ ये भी इशारा दिया जाता है कि जी ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर 1 साल इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तरह से प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये ऐलान किया गया है कि अगर जनरल इलेक्शंस अनाउंस ना हुए, कौमी असम्बली को तहलील ना किया गया, सिंध असम्बली को, बलोचिस्तान असम्बली को तहलील ना किया गया, तो पीटीआई की तरफ से केपीके और पंजाब की असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। और खान साहब का अब दो टोक वाज़े ऐलान यह है कि इसी महीने में यह फैसला कर लिया जाएगा, यानी कि दिसंबर में ही असम्बलियों को तहलील, केपीके और पंजाब की असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा, ताकि अगले साल 2023 में माह रमज़ान से पहले मार्च में इलेक्शंस हो जाएं। और अगर इलेक्शंस होते हैं इन दो असम्बलीज को लेकर, तो जो भी हुकूमत बनेगी वो 5 साल के लिए हुकूमत बनेगी। नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये सबको इंतजार है। गुज़श्ता 3 साल से सब इंतजार में है कि नवाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे। अपने इलाज की गर्ज से वो गए थे पाकिस्तान, वापस नहीं आए, लेकिन उनका पासपोर्ट जब उन्हें मिला है तो उसके बाद अपनी फैमिली के साथ वो यूरोप के दौरे पर जरूर गए। आज के प्रोग्राम में जी डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा ने। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब ने। अली गौहर बलोच साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और हमें ज्वाइन किया है इकोनॉमिस्ट मुजम्मिल असलम साहब ने। मुजम्मिल साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। सबसे पहले अली गौहर बलोच साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है, फिर उसके बाद मैं आलिया साहिबा और मुजम्मिल साहब से भी उनकी राय लूंगा। मईशत को आप ठीक करने निकले थे, लेकिन मईशत को ठीक करने के बजाय मईशत अभी भी मुश्किल में है, और आपने ही लफ्ज इस्तेमाल किया था, आपकी पार्टी के ख्वाजा आसिफ साहब ने वेंटिलेटर की बात की थी। तो हालात तो कुछ अच्छे नहीं है और सूरत हाल कुछ वैसी है जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मुमताज, आपने इंट्रो में अपना मौकफ दिया और मेरा ख्याल है कि अगर आपका मौकफ भी ये है एज अ एंकर, तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर तो फिर पीटीआई के किसी और गेस्ट की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मौकफ नहीं था, ये तो मैंने आपको वो बताया कि जो पीटीआई की तरफ से, और पीटीआई ही सिर्फ ऑपोजिशन है ना आपकी, तो पीटीआई की तरफ से जो कहा जाता है मैंने तो वो पेश किया और एक आम आदमी की राय पेश की। दोनों पार्टी का मौकफ देना चाहिए, या राय भी दोनों तरफ दे रहे। चले बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि मकसद सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ मईशत के लिए इमरान खान को हटाना था। असल बात ये थी कि इमरान अहमद खान साहब को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। 2013 में ये साजिश घड़ी गई और एक ऐसे आदमी को इक्तदार के ऊपर मुसल्लत किया गया कि जिसके पास उस वक्त अवाम का मैंडेट नहीं था और वो इस काबिल नहीं था कि वो जनरल इलेक्शन में कामयाब होकर जो है वो अपनी हुकूमत बना सके। लिहाजा उसके लिए पहले धरनों का प्लान तैयार हुआ, और ये एक जो कीड़ा था, ये जो मतलब है कि काफी लोगों के ज़हनों में ये बात थी कि भाई किसी जो के मतलब है कि वो उस वक्त मुक्तदर हलकों में थे कि भाई इस बंदे को जो है वो आने वाले ये तजर्बा भी पाकिस्तान के ऊपर किया जाए। उस तजर्बे का रिजल्ट ये निकला कि जो पाकिस्तान अपने पांव पर मुआशी तौर पर खड़ा हो चुका था, जिसमें कि महंगाई 4% पर पहुंच चुकी थी, जिसमें कि ज़रबे अज़ब जैसा
ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में अमन बहाल हो चुका था, जिसमें सी पैक जैसा प्रोजेक्ट आ चुका था, जिसमें डॉलर 100 से लेकर 110-15 तक स्टेबल था, जिसमें के पाकिस्तान के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हुए थे, उस पाकिस्तान के ऊपर इस नाकाम आदमी का तजर्बा करके पाकिस्तान की माशत की जो है वो बुनियादें खोखली कर दी गई। और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे जो है वो इसी इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने लिए। और उन कर्जों का भी हिसाब आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो इनसे पूछे कि इन्होंने उन कर्जों से क्या किया जो पाकिस्तान के। इसका मतलब है कि 70 साल की तारीख के कर्जे एक तरफ है और नियाज़ी साहब ने जो कर्जे लेकर हड़प किए वो एक तरफ है। और ना सिर्फ हड़प किए, ये इन्होंने तो हर आदमी की तरफ, हर अपने सियासी मुखालिफ की तरफ उंगली उठाई कि वो भी चोर और वो भी चोर। और जब खान साहब की तलाशियां शुरू हुई हैं, जब खान साहब एक्सपोज हुए, तो पता चला कि ना घड़ी छोड़ी, ना जो है वो मतलब है कि आटा और चीनी को माफ किया, ना सुनामी ट्रीज के नाम के ऊपर जो पैसा हड़प किया, ना उसको माफ किया। बीआरटी पेशावर पर बड़े बड़े चोरी के स्कैंडल्स कायम किए। और यहां तक कि सरकारी मुलाजमीन को मतलब फरागोगी के जरिए रिश्ते लेकर उसके अकाउंट से अरबों रुपए से भरे पड़े हैं, जो जिसको के खान साहब फरार कराने में कामयाब हो गए। और उसके बाद इसी परवेज लाई के जरिए उसके एंटी करप्शन के केसेस भी जो है वो मतलब है कि वो खत्म कर दिए। तो बात करने का मकसद ये है कि खान साहब ने जिस मईशत का बेड़ा गर्क किया, बिल्कुल वाकई माशी तौर पर चैलेंजेस आज भी मौजूद है और कोई हालात माशी तौर पर बेहतर नहीं है, लेकिन जिन हालात के ऊपर जिस नहज पर खान साहब ने पहुंचाया है, और अगर खान साहब कुछ देर और रहते और इसी तरह से दोनों हाथों के साथ लुटते रहते तो फिर अल्लाह ही हाफिज था इस पाकिस्तान का। भारत पाकिस्तान की मईशत की तरफ तवज्जो दी जा रही है, उसको बेहतरी के लिए मतलब है सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन मैं आपसे मजीद अभी भी से पाकिस्तान के दो सूबों के ऊपर तो मुसल्लत इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत है, और तीसरा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के ऊपर भी। इन हालात में जिस तरह से हम हुकूमत चला रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है, लेकिन ये कोई इजी चैलेंजेस नहीं है। लेकिन हम हालात से मायूस नहीं। आपने पेट्रोल का वाला दिया, दूसरी चीजों का दिया, इंशाअल्लाह ताला मजीद फर्क पड़ेगा। और ठीक, आलिया साहिबा, आपने अली गौहर बलोच साहब की राय सुन ली। इनका तो यही कहना है कि जी जो कुछ है वो जितनी भी खराबियां हैं वो आपकी पैदा करदा हैं, आप ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। PMLN एक कामयाब तरीन पॉलिटिकल पार्टी थी और कामयाब तरीन 5 साल 2018 तक PMLN के रहे, और मईशत का उन्होंने कंपैरिजन भी करके अपने हिसाब से दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अफसोस मुझे इन लोगों की सोच पर होता है, और उस सोच पर ये होता है कि इनसे सवाल आप इकोनॉमी का करेंगे, लेकिन इमरान खान इनके सर पर इतना सवार है कि हर बात में घसीट के ना इमरान खान को ले आएंगे, या ये हर बात में घसीट कर जो है ना कोई बात, केसेस वेसेस, इनको सिर्फ इतना बता दें ये हुकूमत का हिस्सा है। जितने केसेस बनाने हैं ना, वैसे तो कोई केस रह नहीं गया, लेकिन अभी भी जो रह गया ना वो बनाए, जाकर उनको अदालतों में प्रूफ करें। यहां पर मीडिया के ऊपर जब बात किया करें ना तो अवाम की बात किया करें। 70 साल का कर्जा तो इन्हें याद आ गया, पिछले 7 महीने का कर्जा इन्हें याद नहीं आया कि इन्होंने मुल्क के रिजर्व तकरीबन $10 बिलियन कम कर दिए, मुल्क के ऊपर 7 से 8 ट्रिलियन का कर्जा चढ़ा दिया। यानी खुदा न ख्वास्ता अगर इनकी अगले 8 महीने हुकूमत रह गई तो मुल्क ने तो जिसे कह ले कि कर्जा उतना नहीं लिया होगा। और हालात इनके इस वक्त क्या है, पेट्रोल जो हम जब इस वक्त डॉलर पर बैरल $129 पर बैरल था तो हम 149 का दे रहे थे। आज जो सूरत हाल है, अगर ये एवरेज भी लगाए तो $75 पर बैरल है, और ये 235 से कम का देने पर तैयार नहीं है। डीजल 145 का हम दे रहे थे, ये 276 का दे रहे हैं। घी जो 380 का हम दे रहे थे, ये 530 का दे रहे हैं। और जो कुकिंग ऑयल हम 400 का दे रहे थे, ये 700 का दे रहे हैं। और अब और बढ़ जाने, क्योंकि वहां पर सारे के सारे फीड के, चिकन फीड के कंटेनर्स, वहां पर जो रॉ मटेरियल है कुकिंग ऑयल का, उनके, अद्वियात के, लहसुन अदरक तक के कंटेनर्स फंसे हुए हैं, और इनके पास उनके डॉलर्स क्लियर करने के पैसे नहीं है। बिजली जब हमारे दौर में 24 घंटे आती थी, 24 घंटे इंडस्ट्रीज चलती थी, आज इंडस्ट्रीज डॉलर्स ले लें, ऑटोमोबाइल का सेक्टर ले लें, टेक्सटाइल का सेक्टर ले लें, वो लोग अपनी शिफ्ट बंद करने के लिए को बैठे हुए हैं, अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर चुके हैं। 50
50 ऐसी कंपनीज के नाम मैं आज आपको बता सकती हूँ जिन्होंने अपने लोगों को ले ऑफ कर दिया है। इनके दौर के अंदर कभी बिजली आती है, कभी नहीं आती है, पर वो कहते हैं हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और इन्होंने मेरे से सिर्फ एक सेकेंड देखिए, मेरी एक बात सुने, कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था। करप्शन केसेस थे, 50 करप्शन केसेस ये माफ करा चुके हैं और अब भी धड़ाधड़ करप्शन केसेस माफ करा रहे हैं। लेकिन जो मैं फिगर्स दे रही हूँ दे आर इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा आपने क्या किया जो इतना कुछ किया, हमने क्या किया, वो सेहत कार्ड दिया जो आपने आकर बंद कर दिया, अवाम के लिए लंगर खाने पनाहगाह खोली जो आपने आकर बंद कर दिए, 26 हमने और उसके लगाए, गाड़ियों मैन्युफैक्चरिंग के लगाए, वो आकर आप बंद कर रहे हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो रही थी जो आप आकर बंद कर रहे हैं। 29 डैम्स तो आपका अपना वजीर ऑन द फ्लोर मान चुका है कि 53 स्टार्ट किए थे, 29 कंप्लीट किए, बाकी पाइपलाइन के अंदर है। शेल्टर होम्स मजदूरों के लिए खोले थे, जवानों को कर्जे हम दे रहे थे, गरीब बेवाओं को जो 12,000 दे रहे थे ना, ये 2,000 दे रहे हैं। उसके अलावा आटे की, सिर्फ आटे की मैं बात करूं, तकरीबन कोई 60 रुपए के आटे पर जितना रोना था ना, आज 150 का आटा भी नहीं मिल रहा है। बिजली 18 रुपए का यूनिट हम देते थे, आज ये 50 रुपए का यूनिट दे रहे हैं। और जीडीपी, जिस जीडीपी के ऊपर ये हमें सुनाते थे ना कि हम तो जीडीपी 6%, आज जीडीपी की जो आ रही है ना प्रिडिक्शन, वो 0.5% की आ रही है। तो मेरा सवाल तो सिर्फ इनसे इतना है कि अगर ये इमरान फोबिया से, पीटीआई के डर से या खौफ से बाहर निकलेंगे तो ये अवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन इनका मकसद अवाम को रिलीफ देना नहीं है। अभी आप कल देखें 10 मिनिस्टर्स के नोटिफिकेशन हुए जिन्हें वजीर मुमलिकत बना दिया गया, यानी उनका पेट्रोल, उनकी लग्जरीज, उनका खाना पीना भी इन्होंने अवाम के टैक्स के ऊपर कर दिया है। फिर 2 अरब इन्होंने मीडिया मैनेजमेंट के लिए रख दिया है। पैसे 50 करोड़ ये हमें शेल्फ मारने पर लगा चुके थे, बाकी जो कसर रह जाती है वो इनके दौरों के ऊपर निकल जाती है। मुझे आप सिर्फ इतना बताएं, हमें ये कहने वाले कि जी हम आटा, हम अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता कर देंगे, आज अवाम के कपड़े ये बिकवा दें, हमें ये कहने वाले कि चीनी आप कम कर दें, आज आप इनकी देख रहे हैं कि यहाँ की दावतें और जियाफतें ही नहीं खत्म हो रही। ठीक है, आली साहब, मुजम्मिल साहब भी हमारे साथ हैं, चूंकि वो इकोनॉमी के, सिर्फ एक सेकंड एक लास्ट बात कर लूं, झोलियां उठा उठा के डॉलर को नीचे लाने की बातें करें। आज आप देख रहे हैं 250 पे भी ओपन मार्केट के अंदर डॉलर नहीं मिल रहा, और वहां पर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है, सोयाबीन वालों ने इनको बता दिया है कि अगर ना किया तो खाने पीने की भी किल्लत हो जाएगी। तो ये तो अवाम को खाने पीने से भी रोकने लगे। तो मुजम्मिल साहब का जरा मैं एक्सपर्ट ओपिनियन ले लूं। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले तो जरा एक जो पिछले कई हफ्तों से बात हो रही है कि जी डिफॉल्ट खुदा न खास्ता मुल्क कर जाएगा, ये डिफॉल्ट की जो तलवार सर पे लटक रही थी वो तो अभी फिलहाल मैनेज हो गया ना, टल गई? नहीं, देखिए बात सुना, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि मैंने आपको पेमेंट कर और मैं अगर आपको वक्त पे पेमेंट ना कर सकूं, चाहे मेरे पास अरबों रुपए पड़े हों, तो मैं डिफॉल्ट हूँ आपका। और चाहे आपको मैंने 100 रुपए पेमेंट करनी है और 100 रुपए टाइम पे ना दे सकूं, ठीक है जी। इस वक्त हम डिफॉल्ट को मतलब इसको हमें बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि डिफॉल्ट है। इस वक्त हमारी हुकूमत पाकिस्तान तकरीबन हर जगह डिफॉल्ट है। पहले हम बिजली घरों की पेमेंट नहीं करते थे, चले वो जो है उसको हम कहते थे कि चले जी वो बिजली घर की पेमेंट नहीं कर रहे, वो हमारी हुकूमत की अपनी कंपनी है। अब तो आपको कल आपने देखा होगा IATA जो है, इंटरनेशनल जो एविएशन वाले हैं, उन्होंने एक 7 दिसंबर को खत लिखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसने एयरलाइन के पैसे दबा के बैठ दिए $200 मिलियन। गूगल की आपके सामने कहानी है, $34 मिलियन की पेमेंट थी, वो हम नहीं अदा कर सके थे, ठीक है भाई जी। फिर उसके बाद आप देख लें LCs में लोगों के डॉलर, आज की मैं आपको खबर बता रहा हूँ, मेरे पास 2 जाती लोगों का मैसेज आया है कि हमने अपने डॉलर डिपॉजिट किए हुए थे रोशन डिजिटल, जिसमें PTI की हुकूमत ने गारंटी किया था कि आप ऑनलाइन किसी भी वक्त अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वो बैंकों ने नहीं किए, रोक दिए पैसे देते। तो डिफॉल्ट जो आप कर चुके हैं, आप जो है रॉ मटेरियल, कल मुझे एक ब्रेड वाले का फोन आया, रोटी वाले का, उसने कहा मेरे स्लाइसेस पे और कुछ सामान का कंटेनर फंसा हुआ है, आप भाई कुछ मदद कर सकते हैं? मैं क्या भाई मैं क्या मदद करूंगा आपकी, इस वक्त तो पूरा या तो आप अकेले होते तो आपके लिए आवाज उठा देते, इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान चीज आता है। तो आप मतलब डेफिनेशन की डिफॉल्ट कि हम डिफॉल्ट नहीं बने, कि वो एक बॉन्ड होल्डर को पैसे दे दिया, वो आपने दे भी दिए, उसके बाद भी आपकी बॉन्ड की जो यील्ड है और बढ़ गई है। पाकिस्तान को इस वक्त कहा यह जा रहा है कि 2023 में जो 5-6 ममालिक हैं
جیسے 10 ممالک کی لسٹ آ گئی ہے کل، اس میں پاکستان کا دوسرا یا تیسرا نمبر ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سمپل ہے، جو 2018 میں ہوئی تھی. یہ جو آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون کے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کبھی کبھار معیشت کے لیے آپ نے بلا لیا، ان کو آپ پالیٹکس کے لیے بلا لیں تو اچھا ہوتا. کبھی یہ اسحاق ڈار سے ان کی ذاتی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوتی، یا مفتا اسماعیل سے جو آ کے معیشت پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. 2017 میں جب اسحاق ڈار صاحب جب گھر گئے تھے نا اور مفتا اسماعیل آئے تھے تو معیشت نیچے جا رہی تھی تیزی سے. مفتا اسماعیل صاحب گئے آئی ایم ایف کے پاس کہ جی آپ ہمیں پروگرام دیتے. آئی ایم ایف نے اس وقت بولا انہیں کہ بھائی اب اگلے الیکشن کے بعد آپ کے 6-8 مہینے رہ گئے، ہم آپ کو پروگرام نہیں دیں گے، اگلے الیکشن کے بعد پروگرام دیں. ٹھیک. مفتا اسماعیل نے روپے کی بھی قدر گرائی، شرح سود بڑھایا. پھر شمشاد اختر آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ خزانہ آئی تھی کیئر ٹیکر. انہوں نے آ کے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی، آئی ایم ایف نے ان کو بھی منع کر دیا. انہوں نے بھی شرح سود بڑھایا، روپے کی قدر 123 روپے کرتی 104-5 سے. پھر پی ٹی آئی کی حکومت آئی. پی ٹی آئی کی حکومت سے 2018 میں آئی ایم ایف نے وہ چیزیں مانگی تھی کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے تھے آپ. پی ٹی آئی کی حکومت نے ہاتھ روک کے عالمی دنیا میں چلے گئے، دوست ممالک سے پیسے لے کر آئی اور 6-8 مہینے میں اکانومی کو اور برے سے بہتر کیا اور آئی ایم ایف کا پروگرام کیا. اب جو ہے حالات، جو مفتا اسماعیل نے جو 3 مہینے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام لاک کیا ہے، وہ یہ ایسا پروگرام ہے کہ یا آئی ایم ایف پروگرام چل سکتا ہے پاکستان چل سکتا ہے. اب اسحاق ڈار صاحب نے اس کا برملا جسے کہتے ہیں کہ اظہار بھی کر دیا. اب اسحاق ڈار صاحب نئے چورن لے کے مارکیٹ میں آ گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت، خود اقرار کر لیے نا کہ ملک کی معیشت اس وقت بہت ہی خطرناک حالات ہیں. پہلے پی ٹی آئی پہ الزام لگاتے تھے، پھر اسحاق ڈار نے مفتا پہ ڈال دیا، مفتا اسحاق پہ ڈال رہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ یہ معاملات نہیں سنبھال سکتی. بھائی یہ بات آپ نے اپریل میں بھی کہی. اب اور اس وقت عمران خان نے کہا تھا اپریل میں کہ الیکشن کرا لو، جولائی میں الیکشن کا بولا تھا. اگر جولائی میں الیکشن ہو جاتے تو آج پاکستان میں ایک مضبوط حکومت ہوتی، دوست ممالک بھی پیسے دیتے. آج ہم دسمبر میں بیٹھے ہوئے جولائی میں، یعنی کہ ہم الیکشن کرا لیتے جولائی میں، اگست ستمبر میں حکومت بن جاتی اور آئی ایم ایف بھی ہم سے کمفرٹیبلی نہیں جاتا. ٹھیک. اب یہ اسحاق ڈار صاحب کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ آلریڈی آپ دیکھ لیں کہ 1.5 مہینے سے آئی ایم ایف آنی راؤنڈ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. پروگرام طے ہو چکا ہے، اب چپ کر. اچھا، اس میں مزمل صاحب ذرا یہ بھی واضح کیجیے گا کہ جو آپ نے کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف سے پیسہ ملا، ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسہ ملا، آپ نے آج پروگرام میں نہیں لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی پیسہ آیا، آئی ایم ایف سے بھی آیا اور بھی امداد آئی. وہ آپ نے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ وہ امداد آئی اور وہ نکل گئی اور مزید بھی امداد آئے گی تو اسی طرح سے نکل جائے گی کیونکہ جب تک بزنس گرو نہیں کرے گا. تو یہ امداد ساری جو آ رہی ہے یہ آتی کہاں پر ایگزاسٹ ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک بینک ہوتا ہے نا، میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. بینک میں اربوں کے لوگوں نے اپنے کھاتے کی جمع کرائے تھے، لیکن اگر صبح آپ بینک جائیں گے نا تو اربوں نہیں، آپ 50 لاکھ روپے اس کو بولیں گے نا کیش دے دو تو وہ آپ کو کہے گا یار آپ پہلے 50 فون کر کے 50 لاکھ کا ارینج کرتے ہیں ایسے ہی، تو وہ پھر وہ آپ کو ارینج کر دیتا. تو بینک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں رقم جمع کراتے ہیں، میں جاتا ہوں رقم نکال لیتا ہوں، تو آپ نے جو جمع کرائی ہوتی ہے وہ میں لے لیتا ہوں. اب بد نصیبی یہ ہو گئی، یہ جو حکومت آئی تھی انہوں نے ملک کے معاملات ٹھیک کرنے تھے، ان پہ پوری دنیا نے جو ہے نا بھروسہ ہی، ٹھیک ہے نا. کوئی فرینڈلی کنٹری پیسے نہیں دے رہا. کتنا آپ نے سنا ہوگا قطر والے یوں کر رہے، سعودی عرب والے یوں کر رہے، چائنا یوں کر رہا ہے، یو اے یوں کر رہا ہے، فلاں ملک یہ کر رہا ہے. امریکہ میں جا کے بیٹھ گئی پوری کی پوری فوج، ٹھیک ہے، یو این او کے سیشن میں، پھر اس کو بھی لیا، یو این او والوں کو بھی لیا ہے. پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا تھا اور 2005 اور 2010 کے سیلاب کو مطلب حادثات اس طرح کے کچھ نہیں تھے. اگر کوئی کریڈیبل گورنمنٹ ہوتی اتنے پیسے لے آتی پاکستان میں. یہ لوگ ہے جسے کہتے ہیں $200 ملین نہیں لے کر اور وہاں جا کے 40 ارب ڈالر کی 32 ارب ڈالر کی نقصانات کی کہانیاں سناتی. الٹا گلے کا ہار بن گیا آئی ایم ایف کا حساب کتاب دو میں کہ آپ یہ پیسے خرچ کیسے کریں گے. تو پرابلم یہ ہے کہ میں نے مثال دے رہا تھا آپ کو بینک کی. اگر بینک میں سارے لینے والے پہنچ جائیں اور دینے والا جمع کرانے والا کوئی نہ ہو تو بینک آدھے 1 گھنٹے میں آپ کو کہہ دے گا جی بینک میں کیش ختم ہو گیا. تو پاکستان کی صورتحال یہ ہو گئی ہے، لینے والے سارے پہنچ گئے، دینے والا کوئی نہیں. ٹھیک. اور اس کی وجہ سے چاہے آئی ایم ایف کے پیسے آئے، چاہے ایشیائی ترقیاتی کے جو تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں، وہ ساتھ ہی جو ہے بار لمبی لائن اتنی لگی ہوئی ہے کہ وہ آتے ہی جو ہے نا، اب پہلے تو 1-2 ہفتے لگتے تھے، اب تو 1 دن لگتا ہے. پچھلے ہفتے $0.5 ارب آیا ہے آئی ڈی سے.
आधा अरब डॉलर आया और 1.5 अरब डॉलर निकल गए, 6.7 अरब डॉलर पे आपके ज़र मुबादला के ज़खायर पहुंच गए। अंदाजा करें कि इनको एहसास ही नहीं हो रहा, और ये कह रहे हैं कि हम 1 साल और आगे जाना चाहते हैं। ये मेरे से आप शर्त लगा लें, इमरान खान साहब जो है ना, अगर 2 महीने खामोशी से बैठ जाए ना, ये पैर पकड़ेंगे कि जी खुदा के वास्ते इलेक्शन करा। अच्छा, ये मैं आपसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस खान साहब को मुल्क की पड़ी हुई है। खान साहब कहते हैं कि जी ये मुल्क जो है मतलब उस हालात में ना चले जाए कि वहां से वापसी ना हो, वो इस परेशानी में जो है सारा काम करें। वरना खान साहब के लिए तो जिसे कहते हैं कि अच्छी खबर है कि ये जितने दिन गुजार ले, मौलाना अब चीखे मारना शुरू हो गए ना, साद रफीक चीखे मारना शुरू हो गया, तो वो कि जी हमें तो दलदल में फंसा दिया। इसाक डार साहब कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन थी इससे बहुत ज्यादा हालात खराब है। या तो आपने शौकत तरीन से वजारत के खजाना ली होती तो आपको पता लगता ना। बिल्कुल सही। मुजम्मिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो अली गौहर बलोच साहब को काफी सवालात हैं जिनके जवाब अब अली गौहर बलोच साहब, गो कि इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमी, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू उनकी गवर्नमेंट की तरफ से। इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपने बड़े तहम्मुल से आलिया साहिबा को भी सुना, फिर मुजम्मिल साहब को भी सुना। आप यकीनन मईशत पे कुछ अपनी राय मजीद देना चाहेंगे, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप वापस आकर जरा बात को आगे बढ़ाते हुए जो सियासी मामलात हैं उस पर फोकस किया जाए, और उसमें सर फहरिस्त नवाज शरीफ साहब की वापसी। क्या नवाज शरीफ साहब वापस आने के लिए तैयार हैं? देखें अली मुमताज, मैंने गुफ्तगू सुनी। पहली बात तो ये है कि वो लोग जिन्होंने के 5 रुपए जो बिजली का यूनिट जिम्मेदार को मिलता था उसको 20 रुपए तक पहुंचाया, वो आज बैठकर इकोनॉमी पे बात करते हैं। वो लोग जिन्होंने 40 रुपए वाली चीनी जो है अपनी चोरियों और डाकों के जरिए 140 और 120 रुपए तक पहुंचाई, वो आज आकर टीवी पर बैठकर मईशत को ठीक करने की बातें करते हैं। वो लोग जिन्होंने सस्ते आटे और सस्ते ऑयल और घी को डबल कीमतों में आकर डबल से भी ऊपर कर दिए, वो भी आज आकर भाषण देते हैं कि भाई हम इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने किसान की जो खाद थी 4,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 और 10,000 तक दे गए, वो भी आज कहते हैं कि हमसे हिसाब किताब ना मांगा जाए कि ये सारा पैसा कहां से आया और किस तरफ चला गया। देखिए, गुजारिश ये है इंतहाई माजरत के साथ, कोई एनालिस्ट हो बैठकर तबसरा करे, वो ठीक है। इकोनॉमी पे आपने बताया कि ये मौसूफ जो है इकोनॉमी पे बात कर रहे थे, कोई इकोनॉमिस्ट है, मैं तो नहीं इनको जानता। देखिए, मेरी तारीफ ये है कि मैं एक सियासतदान हूँ, एक सियासी वर्कर हूँ, और गली कूचे से अवाम का वोट लेकर आया हूँ। और जो इक्तदार के मालिक है, जो मुल्क की स्टेट की होती है, वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं। ये कुछ खपती लोग, और इन्होंने मेरी दात याद के ऊपर भी कोई थोड़ा सा बोले कि ये तो सागदार के पास नहीं बैठे होंगे, हाँ, उन्होंने क्या मुलाकात ये वो फलां के पास नहीं बैठे होंगे। देखिए, बात ये है कि ये तो फिर मैं बेहतर समझता हूं कि मैं किसके पास बैठा हूं या नहीं बैठा हूं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस किस्म के लफाफा चमचों को ना अपने प्रोग्राम में ना लाया करें। और अगर इन चमचों को आपने बनाना होता है, अली गौहर बलोच साहब आप साथ में मौजूद है ना, आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई भी कहीं भी बात है आप उस पर जवाब दे सकते हैं। नहीं, वो मैं जवाब दे सकता हूं, इसलिए दे रहा हूं कि इन्होंने मेरी दातियात पे बात की है, तो लिहाजा इन चमचों को जवाब देने का मेरा हक हासिल है जी। दूसरी गुजारिश ये है कि जो जिस करप्शन के जरिए, जिस महा करप्शन के जरिए, भाई ये तो कहते थे कि इकोनॉमी ठीक करने के लिए, ये पहले तो जब भाषण दिया करते थे इमरान अहमद न्याजी साहब कहते थे कि हमारा अरस्तू जो है वो असद उमर है। जब इक्तदार में आए तो 4 से 5 तो इन्होंने वज़राए खजाना जो हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो तब्दील किए हैं, और वो भी दूसरी पार्टियों से किराए पे लेकर आए, और इसके बावजूद मईशत पे भट्ठा बैठ गया। और वो शौकत तरीन साहब की आपने टेलीफोन कॉल सुनी जो कि पूरी कौम ने सुनी, कि जिसमें वो सूबाई वज़राए खजाना को अपनी पार्टी को ये हिदायत दे रहे हैं कि ये लेटर लिखो ताकि IMF से कर्जे ना मिले। भाई ये तो मुल्क दुश्मनी की हद तक पहुंच गए। इमरान खान कहते थे कि भाई मैं वो सिविल नाफरमानी की तहरीक चला दूंगा जब मसूफ कंटेनर पर चढ़े हुए थे 2014 में। जब ये कहते थे कि IMF को ये कहते थे कि एमिनेस्टी स्कीम में जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं
ان لوگوں کو بھائی وہ ہم آ کر وہ ایمنسٹی اسکیم ختم کر دیں گے، پھر خود بھی ایمنسٹی آ کر، اور پھر خیر انہوں نے یہ کہا بھی کہ ایمنسٹی اسکیم نہیں دینی چاہیے تھی، یہ تو خیر ابھی انہوں نے پچھلے دنوں میں کہا بھی اپنی غلطی کو تسلیم کیا. یہ کہتے تھے خود بی آر ٹی پشاور بنائی، اور لوگوں کہتے دوسری ہماری پارٹیز کو یہ تنقید کیا کرتے تھے کہ انہوں نے لاہور میں میٹرو کیوں بنائی، اور وہ بی آر ٹی بنائی پشاور والی کہ جو چلتی کام اور جلتی زیادہ ہے، اربوں روپے اس سے کھا گئے. جب ایک بندہ 4 سال میں پاکستان کے ہر شعبے سے لوٹے اور فرا گوگی کو فرار کروائے اور اپنی بہن کو بھی این آر او دے، اور آپ خود بیٹھ کے این آر او مانگے. ابھی کچھ دن پہلے یہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ اپنا قمر باجوہ صاحب جنرل ریٹائرڈ، وہ باجوہ صاحب کو کہ بھائی اگر آپ عدم اعتماد کم از کم آپ سازش میں شامل نہیں تھے تو آپ رکوا تو سکتے تھے. اس کا مطلب ہے یہ ووٹ چور جو ڈسکا میں پکڑے گئے ووٹ چوری کرتے ہوئے، یہ ٹی ویوں پر آ کر بھاشن دیتے ہیں. بڑی افسوسناک بات ہے. کم از کم اپنے گریبان میں جھانکو کہ 4 سال کی تو بات کرو نا. اچھا خیر بڑے پوائنٹس ہیں، بڑے پوائنٹس ملک ہیں. کی معیشت کی تباہی کر دی ہے تم نے، پاکستان میں ووٹ تک تم نے چوری کیے، آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے تم اقتدار پر بیٹھے. ویسے آر ٹی ایس کا وہ کہتے ہیں کہ آر ٹی ایس بند ہونے کے بعد بینیفیشری آپ تھے جب آر ٹی ایس بند ہوا، ورنہ سیٹس زیادہ جیت جاتے. جی وہ چکا ہماری، ہاں جی ٹھیک ہے، وہ ہم ہی تھے نا کہ ہماری حکومتیں مان گئی تھی اس وقت، ہم ہی اس کے بینیفیشری تھے. وہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کس کی حکومت. ان کو پوچھیں کہ یہ اتنے پاپولر تھے تو ڈسکا میں ووٹ چوری کرتے ہوئے کیوں پکڑے گئے؟ یہ تو بہت پاپولر تھے. ان سے پوچھیں گے 14 میں سے 13 سیٹیں کیوں آ رہے تھے؟ تب تو پاپولر نہیں تھے، لیکن اب تو پاپولر ہیں نا، اب تو یہ مانیں گے نا کہ اب بھی پاپولر. پتہ چل جائے گا. اب نہیں، اب تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گراف پاپولیرٹی سے اوپر چلا گیا ہے، اب ہم انقلاب لے کر آ رہے ہیں. یہ انقلاب لانے والے ملتان میں بھی خود موصوف ہار گئے، کراچی میں بھی خود ہارے ہیں، تو انقلاب کدھر گیا؟ کشمیر میں بلدیاتی الیکشن میں وہاں پر انقلاب آ گیا. انقلاب کے حساب سے تو علی ممتاز کسی کو 2 سیٹیں بھی نہیں ملنی چاہیے. انقلاب تو یہ ہوتا ہے. انقلاب لانے والوں کا انقلاب آج تک اسلام آباد نہ پہنچ سکا، راستے میں. اچھا نواز شریف صاحب کا تو بتا دیں، نواز شریف صاحب کی واپسی کب ہے؟ نواز شریف صاحب اینڈ دسمبر اور جنوری سٹارٹ میں واپس تشریف لا رہے ہیں. تو بس پھر تو آپ کو الیکشنز کے لیے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. جی الیکشن اگست میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو شوق ہے، انہوں نے جو ادھر اعلان کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا اسمبلیاں توڑ دیتے. توڑتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بھی نہیں توڑیں گے؟ تاکہ پنجاب میں اور کے پی کے عمران خان صاحب نے تو آج بھی یہ کہا ہے کہ جی ہم دسمبر میں اسمبلیاں توڑ دیں گے. عمران خان نے تو بہت کچھ کہا، وہ سب کچھ ہو گیا. یعنی کہ آپ کو یقین ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. عمران خان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جب میری حکومت آئے گی تو یعنی کہ آپ کو یقین ہے کہ دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے. عمران خان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا. 50 لاکھ گھر بنائے. عمران خان نے تو بہت کچھ کہا تھا. تو عمران خان چلیں میں نے آپ کو علی گور بلوچ صاحب پراپر ٹائم دیا. میں یہی اسی طرح سے عالیہ صاحبہ کو بھی ٹائم دوں گا تاکہ وہ بھی آپ کی کئی بھی باتوں پہ رسپونڈ کر سکیں. لیکن اس سے پہلے میں ایک بریک لے لوں تاکہ ایک ہی فلو میں ایک ہی مرتبہ میں بات ہو، اس میں انٹرپٹیڈ ہو، کسی قسم کا کوئی خلل نہ ہو. لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عالیہ صاحبہ، آپ نے علی گور بلوچ صاحب کو سنا، اس سے پہلے مزمل صاحب بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. مزمل صاحب کی رائے سے تو خیر علی گور بلوچ صاحب نے اختلاف کیا ہے اور اپنے انداز میں اپنے جو بھی ان کو مناسب لگا انہوں نے کہا. لیکن معیشت پر جو انہوں نے پورا ایک سلسلہ بیان کیا کہ آپ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، بی آر ٹی کی بات ہوئی، پھر اس کے علاوہ وہ بلین ٹری سونامی کی بات ہوئی، پھر فرح خان صاحبہ کی بات ہوئی، آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، میں علی باتوں کا ان کی جواب لاجک سے دوں گی. میں کوئی شور وور نہیں مچاؤں گی اور میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ انٹرپٹ نہیں کریں گے. چھوڑ دیں مزمل صاحب نے جو بھی باتیں کی، ان کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتا دیں اسحاق ڈار کے بارے میں یہ کیا کہیں گے؟ جو اسحاق ڈار یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے پچھلے عرصے میں کچھ نہیں کیا، یا وہی مفتاح اسماعیل جو ٹائٹینک کا ان کا سپر مین تھا، ٹائٹینک بچانے والا، اس نے جو آرٹیکل لکھا ہے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں، اس کو یہ کیسے نیگیٹ کریں گے کہ سارے فساد کی جڑ 2013 سے 2018 تک جو معیشت تباہ ہوئی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے. چلے چھوڑ دیں مجھے بھی، مزمل صاحب کو بھی. یہ پھر پکڑے نہ جا کے ڈاکٹر اشفاق حسن کو، جنہوں نے کہا اس رجیم چینج آپریشن کے بعد اس حکومت نے 12 ارب ڈالر جو ہیں وہ عوام کے ضائع کر دیے ہیں، 1100 ارب ڈالر کا یہ NRO2 لے گئے ہیں. یا پھر پکڑے حفیظ پاشا صاحب کو، جن کا تعلق کہیں نہ کہیں ان کی اپنی پارٹی سے، جن کی سٹیٹمنٹ ہے اس وقت کہ بیرونی سرمایہ
सरमाया कारों पर वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान में सरमाया लगाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में काम करने वाली मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स के मुनाफे में 95% जो है वो कमी आई है। फिर पकड़े उन लोगों को, उन बिजनेस कम्युनिटी को जिनके बिजनेस कॉन्फिडेंस में एज पर द रिपोर्ट जो है 22% की कमी आ गई है, या पकड़े उन लोगों को जो इनके बारे में ये कह रहे हैं कि जी हमारे तो ऑटो पार्ट्स की जो प्लांट्स है वो 30% के ऊपर चल रहे हैं। यानी सारी दुनिया यहां पर झूठ बोल रही है, इनके अपने लोग आकर ये मान रहे हैं कि इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल नहायत दगरगू है, लेकिन ये अपनी उस बात के ऊपर मुझे या जो इतने रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं उनको कुछ कहने से ये हालात चेंज नहीं हो सकते। फिर इन्होंने जो बीआरटी की बात की है, जाएं जाकर उन कंपनीज को भी पकड़े जिन्होंने उन्हें वर्ल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट के 4 अवार्ड्स दिए हैं, जाएं जाकर उन लोगों को भी पकड़े जो ये कह रहे थे, इनके बारे में कह रहे थे, जो आईएमएफ की डील पे ये बोल रहे थे, पकड़े जाके सागदार का गला, क्योंकि जो कह रहे कि आईएमएफ जो है वो प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहा, हमें तो लग रहा है उस पर भी 20 एफआईआर करवा देंगे, क्योंकि जो इनसे इख्तलाफ राय करता है उसके ऊपर ये एफआईआर करा देते। या उन लोगों को पकड़े, मौलाना फजलुर रहमान को पकड़े, जो मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे अमेरिका मुर्दाबाद, जो कल तक इनका वेंटिलेटर था, या वो ये कह रहे हैं कि जितने भी आलमी इदारे हैं वो आलमी इदारे इस वक्त पाकिस्तान को प्रेशराइज करें। बात इतनी सी है कि 3.5 सालों में ना इमरान खान के कभी किसान सड़क पर नहीं आया, सिर्फ इनके अपने हुकूमती आदादो शुमार में लगा लूं ना, 8 माह में सिर्फ जो यूरिया की बोरी है ना वो 500 से 700 रुपए की महंगी हुई है। उसके अलावा डीजल का किसान को जो टीका लग रहा है वो किस कदर है। अच्छा, कर्जे की भी बात की थी वैसे अली गौहर बलोच साहब ने कि आपने अपने 3.5 सालों में कितने कर्जे लिए? मैंने वो ऑलरेडी इनको पहले ही बता दिया था कि अगर मैं इनके कर्जों का सिर्फ एक कंपैरिजन कर दूं, $400 मिलियन पर डे का कर्जा ले रहे हैं, $100 मिलियन की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, 4 गुना अपनी एक्सपोर्ट से ये कर्जा ले रहे। जो हमें सुनाते थे ना इन्होंने इतने कर्जे ले लिए और उन कर्जों के बाद भी इनके पास रिजर्व्स भी नहीं है, यानी $16 बिलियन के रिजर्व्स वाली हुकूमत $6 बिलियन के रिजर्व पर आगे 6.7। कभी ऐसे देखा है आपने? और आप ग्राउंड पर देखें कि ग्राउंड पर किसी को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। फिर इन्होंने कहा है ना कि जी एजेके का, शायद एजेके के रिजल्ट इन्होंने देखे नहीं है, इनकी पार्टी 4थे नंबर पर आ रही है। और इनके कहने के लिए NRO2 जिसने लिया था ना, NRO2 लेने वाले अभी रिसेंटली राबिया इमरान है, या NRO2 लेने वाले जो है ना बेगम साहिबा है, इनके अपने वजीर आजम की, या NRO2 वो लोग ले रहे हैं जैसे इसहाकडार साहब का जो है वो चटपट 5 अरब 55 करोड़ के मुंजमद असासे जो है उनको वापस मिल गए, या 16 अरब का मनी लॉन्ड्रिंग। वैसे राना सनाउल्लाह साहब मंशियात के केस में बरी हो गए। हिफाजती उसके ऊपर भी मैं सिर्फ एक बात वो करूंगी, हिफाजती जमानत पर वापस आ गए। और वोट चोर पता है कौन थे? वोट चोर वो थे जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये माना था कि 2018 की रात को बाजवा साहब ने उन्होंने अपनी सीटें लेने के लिए जो है ना मिन्नतें की थी। अफसोस ये नहीं होता, अफसोस ये होता है, नहीं जी एक और साहब भी थे इनके साथ और वो ऑन रिकॉर्ड मानते। अफसोस ये होता है कि अगर मैं ये देखूं ना फ्रॉड, झूठ, बोहतान, तो ये सारे अनासर में मिलाऊं ना तो ये पीडीएम बनती है। और इनका जो मंशूर है ना वो ये कि इन्होंने किसी तरह इक्तदार हासिल करना है और उसके ऊपर मुसल्लत करना है। और इनकी जो फिलॉसफी है ना वो ये है कि खाता है तो लगाता है, करप्शन की है तो तुम्हें क्या है, मेरे असासे आमदन से ज्यादा है तो तुम्हें क्या है। और इनका जो नस्बुल है ना वो ये है गाली देना, तज़हीक करना और बैठकर यहां पर उन चीजों का दिफा करना कि जिनका दिफा अब इनकी लीडरशिप भी नहीं करती। राना सनाउल्लाह साहब पर अमल क्या जो है? केस इमरान खान साहब के ऊपर धोखे, एफआईआर कराना, झूठी चीजें लेकर आना और घड़ी का शोर मचा रहा। अब देखें मेरी एक बात सुने, राना सनाउल्लाह बेगुनाह साबित हो गए। इंटरेस्टिंग चीज आज के मुकदमे की क्या थी, राना सनाउल्लाह के वकील ने ना बरियत की दरख्वास्त दायर ही नहीं की थी और सरकारी वकील ने दरख्वास्त पर दलाइल देने का जब उनके वकील को कहा ना तो उनके वकील ने कहा भाईजान जरा रुक जाए, पहले मुझे बरियत की दरख्वास्त तो दे लेने दें। ये तो हाल है हमारे अदालती निजाम का, ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है। आईएनएफ को बुलाए और अब होना ये चाहिए था, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूं, जो आईएनएफ के एहलकार थे ना इसके अंदर, जो तब के डीजी थे ना, उनको बुलाएं, उनसे कहें आपने पकड़ा था ना, अब जब आपने पकड़ा था जो अवाम का इतना पैसा लगा आईएनएफ ने कह दीजिए हमारे पास सबूत नहीं है।
نہیں ہمارے نہیں جی، جو انہوں نے کہا ہے آج اے این ایف کس کے انڈر ہے؟ آج اے این ایف منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر ہے. آج ان کے 2 اہلکار جو ہیں وہ وہاں پر اپنی باتوں سے اچھا کوئکلی 30 سیکنڈز میں آپ کو بھی اور علی گور بلوچ صاحب کو بھی دوں گا، صرف آپ اس میں یہ بتا دیں، لاسٹ بات صرف یہ لاسٹ بات ذرا یہ بھی بتا دیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کی، کیونکہ علی گور بلوچ صاحب نے کہا کہ آپ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں. جو ہے اب سیاستدان کسی کے بھی اعلی کاردہ بنے اور ایک دوسرے کے اوپر مقدمات اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات ان کے کہنے خان صاحب نے پہلے بھی کئی باتیں کہی ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. دیکھیں میری ایک بات سن لیں، ان کی ساری سیاست عمران خان کے گرد گھومتی ہے. عمران خان ایک بات کرتا ہے، اس کا جو دفاع کرنے کے لیے یا اس کا جواب دینے کے لیے ان کے 70 منسٹر سمیت ان کے سپوکس پرسن میدان میں آ جاتے ہیں. تو اب یہ لگے رہنے دے، پہلے لانگ مارچ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اب اسمبلیوں کے پیچھے لگے رہے. کل کو عمران خان صاحب کوئی اور بات کریں گے تو عمران خان صاحب نے جو کرنا ہے اپنے ٹائم کے لحاظ سے کرنا ہے، اپنی اسٹریٹجی کے لحاظ سے کرنا ہے. لیکن ان کو وہ ایک ایسا پوائنٹ دے دیتے ہیں جو ان کا جو ہے نا سارا کا سارا پوری پی ایم ایل این اس کے پیچھے. علی گور بلوچ صاحب کلوزنگ کامنٹ فرام یو سر. کلوزنگ یہی ہے کہ جن لوگوں نے جس کی بیوی جو ہے وہ 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگے، اب اور جس کی دیکھیں نا یہ ابھی بات بھی آ گئی علی صاحب یہ اس حد تک نہ آیا کریں. وہ تو بیچارہ بندہ ہی کہہ رہا ہے کہ میری جیلی رسیدیں بنائی ہیں. سر وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں، خیر علی گور بلوچ صاحب تو آپ کو بھی پتا ہے نا، وہ سامنے دیکھ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ پڑھا ہوا کہیں سے لکھا ہوا پڑھا ہوا پڑھ رہے ہیں. فراڈیوں کی سیاست پر کیا تبصرہ عورتوں پر نہ آیا کریں. فراڈی وہی ہے جو ملک کو لوٹ کر باہر چلے جاتے ہیں. یہ عورتوں والی باتیں نہ کیا کریں، باقی وہ کریں. جی اب دیکھو نا، یہ جو چیخ کے بول رہی، اس سے پوچھو کہ وہ انگوٹھی والا قصہ کیا ہے. پوچھو نہیں، آپ ذرا تمیز سے تو بات کر لیں نا، آپ یہ نہ کریں تمیز سے بات کریں. جس کو اربوں روپے، پاکستان کا اربوں روپیہ جس کے اکاؤنٹ میں جا کر جمع کروا دیا، ریاض ملک، وہ ملک ریاض کے اربوں روپے پاکستان کا سرمایہ. یہ عمران خان نے کو ایک پاکستان کی جڑوں سے کھا گیا. چلیں ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہے علی گور بلوچ صاحب، وقت ختم ہو گیا. اس طرح تو گفتگو اگر ہم کرتے رہیں تو وہ تو پھر میرے خیال میں ایک پروگرام کا تو ٹائم ہی بڑا کم پڑ جائے گا. لیکن بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مزمل صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. عالیہ حمزہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.